जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हमारा ये टारगेट 4 है, जो कि 31 अगस्त से 3 सितंबर तक 4 दिनों का होगा। अब 5 दिन 7 दिन इतने लंबे लंबे समय के लिए हम लोग अब टारगेट नहीं देखेंगे। 3 से 4 दिन का टारगेट हम लोग देखेंगे। छोटे छोटे टारगेट से उनको पूरा करेंगे और बाद में हम रिवीजन मोड में आना शुरू होंगे। तो जितने भी लोग अभी तक टारगेट वाइज चल रहे हैं, आप लोगों का जो फीडबैक मिला उसके लिए दिल से आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों को चीज़ें पसंद आई, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो सारी मेहनत देखिए आपकी ही है। अगर थोड़ा बहुत कुछ गाइडेंस या रोल मेरी तरफ से हो पाता है आप लोगों के लिए, तो यही बहुत बड़ी चीज़ है। तो देखिए अब क्या करना है, हम लोगों को पीवाईक्यू को अब देखना शुरू करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप टेस्ट सीरीज़ जहाँ भी लगा रहे हैं उस पर भरोसा रखिए, उसको लगाइए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना ही लगाना है। इसका कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। अब कहाँ से कहाँ लगाना है, ब्रीफ में आप लोगों को बता देते हैं शॉर्ट में। देखिए पिछले 7 से 8 साल का सवाल, 9 से 10 साल, अभी हमारे पास लगभग 2 महीने का समय है, 50 दिन के ऊपर का समय है। तो आप कोशिश करिए कि पिछले 10 साल का सवाल आप लगाइए। देखिए करंट अफेयर्स को जब आप क्वेश्चन देखेंगे पीवाईक्यू में, तो एक तो आपको ये आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो जब आप नए करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उनमें आप चीज़ों को ढूंढेंगे कि थीम पूछा गया है, तो हम करंट अफेयर में डेट का थीम पढ़ेंगे। अगर किसी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की नई नियुक्ति हुई है इंपॉर्टेंट देश का, उसके बारे में पूछा गया है, तो अब आप करंट अफेयर्स में ढूंढेंगे कि कौन से नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट देशों के बने हैं, वो मुझे पढ़ना है। इस तरीके से आपको करंट का फ़ायदा मिलता है जब आप पीवाईक्यू को देखते हैं। हिस्ट्री का आपको फ़ायदा मिलेगा ही, क्योंकि हिस्ट्री चाहे आप 10 साल पढ़िए, 15 साल पढ़िए, 20 साल पढ़िए, हिस्ट्री हिस्ट्री रहेगी। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी आप लगाएंगे तो उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। पॉलिटी लगाएंगे तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए कम से कम कोशिश करिए कि 10 साल तक के सवाल लगा जाइए। इसके पीछे आपके ऊपर है, इसके पीछे आप कितना भी लगा सकते हैं, कोई रोक नहीं है। आप 20 साल 25 साल तक अगर जा सकते हैं, लगा सकते हैं। आपने बहुत बार चीज़ें पढ़ चुकी हैं, जैसे कई लोग मल्टीपल अटैम्प्ट दे चुके हैं या कुछ लोग मेंस लिख चुके हैं, तो आप लोग तो बेशक 20-25 साल तक का सवाल लगा सकते हैं। जो फर्स्ट अटैम्प्ट के लोग हैं, आप लोग कोशिश करिए कि 10 साल तक के सवाल लगा जाइए। सिर्फ सवाल नहीं लगाने हैं, पीवाईक्यू में आपको ये देखना है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछा गया पॉलिटी में कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसमें वोट करने का जो उम्र है वो 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया। और आपको अगर इसका आंसर मिला कि ये तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 61वां संशोधन अधिनियम है, संविधान संशोधन अधिनियम है, तो यहाँ मत रुकिए। फिर आप ये देखिए कि ये जब संशोधन किया गया होगा संविधान में, तो कोई तो ऐसा अनुच्छेद या आर्टिकल रहा होगा ना, जिसको संविधान में बदलाव करके, थोड़ा उसमें चीज़ें बदल के इस का एक्ट को लाया गया होगा। संविधान में किसी अनुच्छेद में तो बदलाव किया गया होगा ना, तो फिर आपको पता चलेगा वो तो है आर्टिकल 326। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कि आप एक क्वेश्चन को जब भी लगाएं, उसके अगल बगल की चीज़ों को सोचें, खुद सवाल पे सवाल पूछें। तो इससे आपका लगाएंगे तो आप 15-20 सवाल, 50 सवाल, लेकिन आपका तैयार हो रहा होगा 200 सवाल, 150 सवाल, इस तरीके से। तो पीवाईक्यू ऐसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। 3 सितंबर तक कोशिश करिए कि 2023 जो पिछले साल का पेपर है वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2023 का पीवाईक्यू देखिए, इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इस पे आप लोगों को वीडियो मिलेगा। इस पे 2-3 दिनों में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। और आज जो है वो यूरोप के ऊपर ही मैप पे क्वेश्चन बनाना था, मतलब वीडियो बनाना था, लेकिन टारगेट देना ज़रूरी था, तो आज इस पे वीडियो आ गया। कल यूरोप का आप लोगों को मैप करा देंगे, जैसे अफ्रीका का हुआ था, तो कल यूरोप का आपको मिल जाएगा। तो पीवाईक्यू आप लोग देखिए, एनालिसिस करिए। अब पॉलिटी शुरू करते हैं हम लोग। अब देखिए ध्यान दीजिए, पॉलिटी को पढ़ने का तरीका बहुत कैजुअल होता है, बहुत हल्के में लेते हैं हम लोग, या फिर लगता है कि चलो इतनी बार पढ़ ही चुके हैं, वो तो आराम से देख लेंगे अंतिम के 15-20 दिनों में। लेकिन मेरा आप लोगों से ये अपील है कि पॉलिटी जो आप पढ़ रहे हैं वो GS2 के मेंस के लिए आप लोग बेस बना रहे हैं अपना। कैसे बेस बनेगा, आप लोगों को 3-4 पीवाईक्यू क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो उससे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है ये देख लीजिए, बेस कैसे बनेगा फिर वो बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको वही संविधान का जो निर्माण होता है, शुरुआत होती है, इसमें कई सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे, कौन से कमेटी के अध्यक्ष थे, ये पूछा जाता है सवाल। फिर हमने नेशनल फ्लैग जो अपना राष्ट्रीय ध्वज था उसे कब अपनाया, वो डेट पूछी जाती है। संविधान कब हमने शुरुआत किया, कब उसे अपनाया, ये सब फैक्चुअल डेटा है। पहला संविधान जो सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके पहले 2
उपाध्यक्ष कौन थे, इस तरीके के सवाल आप लोग फैक्चुअल तैयार कर लीजिएगा। फिर आपको पढ़ना है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को अच्छे से पढ़िएगा, ढंग से पढ़िएगा, प्रस्तावना को, ये बेस बनाएगा। इसके जो पॉइंट हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये आपको हर जगह लिखना है। जीएस 4 का आंसर लिखिए, जस्टिस डाल दीजिए, क्योंकि प्रशासनिक पद पे बैठा हुआ इंसान क्या कर रहा है, अगर अपने पद के साथ दुरुपयोग करेगा तो समाज में जस्टिस नहीं करेगा, न्याय नहीं करेगा। वहाँ आप लोग यूज़ कर लीजिए शब्द को, ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, हर जगह यूज़ होंगे, तो प्री में तो काम आएगा ही, मेंस में भी आप इसको धड़ल्ले से यूज़ करिए। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान की मूल संरचना, इसमें कौन कौन से कानून, कौन कौन से जजमेंट थे, कौन कौन सा केस था। शंकरी प्रसाद केस था 1951 का, या फिर गोलकनाथ का केस था 1967 का, या फिर केशवानंद भारती का केस था 1973 का, या फिर मिनर्वा मिल केस था 1980 का। ये सब सवाल कभी कभी आपसे क्या करता है, आपको ये बोल देता है कि आपको ऑर्डर में लगाना है कि पहले कौन सा केस हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ। या फिर कभी कभी आपका ये पूछ देता है कि कौन सा इनमें से केस बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ नहीं है, या फिर पहली बार का बेसिक स्ट्रक्चर को लागू किया गया, ये सब चीज़ें पूछते हैं। और इस पे मेंस पे भी सवाल आता है, आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकार, तो आप ये समझ लीजिए कि आप इसको GS 3 में भी लिख सकते हैं, इसको आप लोग GS 4 में भी लिख सकते हैं, इसको आप लोग GS 2 में भी लिख सकते हैं। GS 1 में भी जब सरकार गरीबी दूर करने के लिए, आपके शिक्षा के अधिकार के लिए जब कानून बनाती है, तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि बच्चों के लिए आपको कानून बनाना है। क्यों? क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट आप देकर बैठे हुए हैं कि 6 से 14 साल के बीच में है तो माँ बाप को पढ़ाना है, उनको पढ़ना है, ये सब चीज़ें हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, सिर्फ आपको रटना नहीं है, थोड़ा सा अगल बगल भी देखिए, इसके में ये देखिए कि क्यों लाया गया होगा, थोड़ा सा एनालिसिस करने पे इससे क्या फ़ायदा है, इसके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं देना होता है। 5 मिनट 10 मिनट ये सोचिए कि अगर ये चीज़ें सरकार इस पे कानून बना दी, इस नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल पे, अनुच्छेद पे सरकार अगर कानून बना दी तो किस तरह का कानून बनाएगी। या फिर आप थोड़ा सा नेट पे ये सर्च करिए कि इस पे कानून बना है क्या, कौन सा कानून बना है, तो आपको लिस्ट आने लगेगी कि अरे ये कानून बना है। अब उसको डिटेल नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा सा उसका प्रैक्टिकल चीज़ समझ में आएगा। हो सकता है कि आने वाले समय में जब टफ क्वेश्चन बने तो नीति निर्देशक तत्व का एक आर्टिकल लिख दे और उसके नीचे ये लिख दे कि इसको लागू करने के लिए सरकार ने ये कानून बनाया, तो प्रीलिम्स में भी आपके काम आ गया, मेंस में भी आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़िए, मौलिक कर्तव्य पढ़िए, ये बेसिक है जहाँ से हमारी पॉलिटी शुरू होती है, इसको पढ़िए, इसको अगले 3-4 दिन खूब अच्छे से करिए। और ऐसे अब आपको पढ़ना है अब से कि जब दोबारा इन टॉपिक्स को आपको देखना है तो उतना समय नहीं लगना चाहिए, आधे से भी कम समय लगना चाहिए। वो कब होगा, जब आप अभी अंडरलाइन कर लेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जब अभी से आप चिन्हित कर लेंगे कि बस यही मुझे दोबारा देखना है। जब दोबारा मुझे पढ़ना है तो सारी लाइनें नहीं पढ़नी है, ये जो लाल वाला अंडरलाइन है, ग्रीन अंडरलाइन है, बस यही सब देखना है। या फिर मैंने जो कॉपी में अलग से नोट्स बना लिया है, सिर्फ मुझे वही देखना है बस। तब जाके आपका अगली बार जब आप रिवीजन करेंगे तो आप सिर्फ वही चीज़ देखेंगे, फिर जब रिवीजन करेंगे तो सिर्फ वही चीज़ देखेंगे, तो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। फिर एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अच्छा ये आर्टिकल 44 क्या है, आर्टिकल 46 क्या है, अनुच्छेद 51 क्या है, अनुच्छेद 47 क्या है, 48 क्या है। वहाँ सोचने में समय नहीं देंगे। सोचने में कहाँ समय देंगे, साइंस में देंगे। सोचने का टाइम आप इकोनॉमी में लगाएंगे, जब आपसे कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ देगा वहाँ पर आप दिमाग लगाएंगे। तो जो समय आप पॉलिटी हिस्ट्री में टाइम लगा सकते हैं वो समय आप लगा दीजिए साइंस और इकोनॉमी में, तो आपका वहाँ पे टाइम बच जाएगा। तो फिर वहाँ पे आप उस सवाल को समय देंगे, हो सकता है आपका 10-20 सेकंड 30 सेकंड ज़्यादा देने की वजह से आपके 4-5 सवाल ज़्यादा हो जाए। 4-5 सवाल तो बहुत ज़्यादा हो गए, एक सवाल की लड़ाई हो जाती है कट ऑफ के पास में। अब देखिए, पॉलिटी आपको प्री के हिसाब से नहीं पढ़नी है, मेंस का सोच के पढ़ना है कि आप एक तरीके से अपने GS 2 पेपर का बेस तैयार कर रहे हैं, तब आपको भी अच्छा लगेगा। अब कैसे, सवाल यही उठता है कि जो आप इतना बात बोल रहे हैं तो आप ये बताइए कि कैसे इंडियन पॉलिटी हम पढ़ेंगे प्री के लिए तो हमारा बेस तैयार होगा मेंस के लिए। तो देखिए सवाल, ये 2018 का यूपी PCS का सवाल है, सारे यूपी PCS के ही सवाल हैं। तो देखिए ये सवाल क्या है, एग्जामिन राइट टू इक्वालिटी एज फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में समानता के अधिकार का परीक्षण करिए। ये क्या है, फंडामेंटल राइट का राइट टू इक्वालिटी तो है आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, आर्टिकल 14 से 18 तक जब आप पढ़ते हैं राइट टू इक्वालिटी, उसको ब्रीफ में समझाना है, उसकी एनालिसिस करनी है कि एक जो है छुआछूत से आपको दूर कर रहा है, एक आपको कानून की नज़र में बराबर मान रहा है, एक आपको चाहे आप किसी भी धर्म जाति के हों उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अधिकार दे रहा है कि आप सरकारी नौकरियों में बैठ पाएँ,
आपको अधिकार दे रहा है कि आप कहीं भी घूम फिर पाएँ, ऐसे ऐसे करके आपको 10-15 पॉइंट लिख देने होते हैं। आपका आंसर अच्छा दिखता है। आंसर में अगर आप आर्टिकल 14, अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 ये सब लिखेंगे तो उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। उसको अंडरलाइन कर दीजिए, सीधे एग्जामिनर का नज़र वहीं पर जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बेसिक स्ट्रक्चर, जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया कि उसमें आपको केस पढ़ना है, उसी केस को यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे क्या लिखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं, बुनियादी संरचना के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं संविधान के, और इसका इम्पोर्टेंस को एनालाइज करना है। इम्पोर्टेंस की एनालिसिस, भारतीय संविधान में इसका जो महत्व है, इसका विश्लेषण आप तभी कर पाएंगे जो आपको बेसिक पता हो। विश्लेषण कैसे करेंगे, पहले आपको फैक्चुअल चीज़ पता होगा, फिर आप सोचेंगे कि ये है तो क्या होगा, ये नहीं होता तो क्या होगा। यही है विश्लेषण। जो आपको फैक्ट ही नहीं पता कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, कौन सा केस जुड़ा है, क्यों आया है, तो फिर कैसे आपको पता चलेगा। हम विश्लेषण करेंगे क्या, कुछ नहीं विश्लेषण कर पाएंगे। फिर कहीं से कुछ नोट्स उठाएंगे, रट लेंगे, सोचेंगे कि बस लिख देंगे तो काम हो जाएगा, नहीं होगा काम उससे। तो इसीलिए प्रीलिम्स को इस तरह से नहीं केवल पढ़ना है कि मेंस में बिल्कुल नई शुरुआत कर रहे हैं, जीरो से, कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है, फिर वो प्रीलिम्स निकालना ना निकालना बराबर हो जाएगा। तो देखिए, जहाँ पर आप प्रीलिम्स ही केवल पढ़ना है वहाँ आपको बता रहे हैं, लेकिन जहाँ प्रीलिम्स के साथ मेंस इंपॉर्टेंट है वो भी तो देखिए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे पॉलिटी अब आपको ऐसे पढ़नी है कि बिल्कुल आपका मेंस का बेस तैयार हो रहा है। अब तब आप जब मेंस के लिए पढ़ना शुरू करेंगे तब आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होंगी। आर्टिकल 32 पे भी सवाल है। आर्टिकल 32 इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा है। इसे संक्षेप में समझाइए। जब आर्टिकल 32 आप पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आने लगेगा कि क्यों हम इसे सोल कहते हैं। सारे फंडामेंटल राइट्स, सारे मौलिक अधिकारों को एक गारंटी देने वाला आपके सामने कोई आर्टिकल है जो ये सुनिश्चित कर रहा है कि आपके पास ये सारे फंडामेंटल राइट्स रहें। अगर कोई छीनने की कोशिश करता है, कोर्ट का दरवाज़ा आपके लिए ओपन है। अगर कोई छीनने की कोशिश करता है तो आप केस डाल सकते हैं, एक गारंटर खड़ा है आपके साथ। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं और बैंक आपके लिए गारंटर बन के खड़ा है तो जाहिर सी बात है आपका पूरा फोकस बिजनेस पर होगा। तो जब फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों का अपने पास होने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए आपके सामने कोई एक और आर्टिकल, अनुच्छेद एकदम पत्थर की तरह आपका साथ दे रहा है, खड़ा है वो, कि कुछ भी हो जाए हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम जाओ, तुम्हारा ये मौलिक अधिकार है। तो जाहिर सी बात है कि आप मौलिक अधिकार पे फोकस करेंगे, ना कि इस बात पे फोकस करेंगे कि मुझे उसकी रक्षा करनी है। रक्षा करने के लिए कोर्ट बैठा है, रक्षा करने के लिए कोर्ट के लिए माध्यम बैठा है आर्टिकल 32, इसीलिए वो आत्मा है। आत्मा क्यों है? क्योंकि आत्मा होगी तभी शरीर सजीव होगा, लिविंग होगा। आत्मा नहीं है तो शरीर पड़ा हुआ है, लाश की तरह निर्जीव है। बिल्कुल वही चीज़ है। आर्टिकल 32 नहीं होगा तो फंडामेंटल राइट्स रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप ये कहीं नहीं लिखेंगे इस बात को कि हम गारंटी दे रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स आपका बचा रहेगा, तो क्या मतलब रह जाएगा? कुछ नहीं है। एक हाथ से देंगे, फिर कल को भविष्य में हम कानून लाएंगे, संविधान में संशोधन करेंगे, आपसे आपका मौलिक अधिकार छीन लेंगे। नहीं छीन पाएंगे तो उसके लिए एक संस्था है, उस संस्था तक जाने का एक रास्ता है, वो रास्ता है आर्टिकल 32। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें, इतना नहीं है, आप कोशिश करेंगे। देखिए मेंस टफ क्यों हो जाता है? मेंस टफ हो जाता है 5 दिन में 9 पेपर देने की वजह से, 5 दिन में 10 पेपर देने की वजह से, सारी चीज़ों को रिवाइज करने की वजह से, आपकी स्टेमिना की वजह से। मेंस टफ हो जाता है आपकी स्टेमिना की वजह से। आप 8 घंटे लिख पा रहे हैं क्या? आप 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं क्या? नहीं तो ज़्यादा पढ़ाई जो विविधता, डाइवर्सिटी की करनी है वो प्रीलिम्स में ज़्यादा है। प्रीलिम्स में ज़्यादा फैक्ट दिमाग में भरने होते हैं। मेंस में अगर आपको चीज़ें पता है कि मुझे कितना पढ़ना है तो उससे रिलेटेड फैक्ट याद करेंगे। प्रीलिम्स में आपके पास कोई और छोर नहीं है। प्रीलिम्स में करंट का एक अलग दुनिया जा रहा है, ज्योग्राफी अलग जा रहा है, पॉलिटी अलग जा रहा है। अब बायोलॉजी में देखिए क्या करना है। बायोलॉजी में हम लोगों ने फिजियोलॉजी, जो मानव से जुड़े हुए अंग हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो टॉपिक दिया गया था। उस पर आप लोगों को एमसीक्यू नहीं मिला है, कोई परेशान मत होइए, आप लोग पढ़ते रहिए। एमसीक्यू हम लोग सारे सब्जेक्ट पे करेंगे। यहाँ पर अभी देखिए क्या करना है, थोड़ा सा रिलैक्स दिए हैं, एक रिलैक्स इन्वायरमेंट होना चाहिए साइंस में, क्योंकि आप लोगों ने पिछले हैवी टॉपिक को पढ़ा है। तो विटामिन से न्यूट्रिशन पढ़िए, न्यूट्रिशन में प्रोटीन, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़िए, एसेंशियल प्रोटीन्स कौन से होते हैं। और याद रहे, जब भी टॉपिक पढ़िए PYQ लगाइए, जब भी टॉपिक पढ़िए प्रीवियस ईयर सवाल लगाइए। उसके बाद रोग है, डिजीज़। तो डिजीज़ में आपको सारे तरह के डिजीज़ पढ़ने हैं। जीवाणु से कौन से हो रहे हैं, विषाणु से कौन से हो रहे हैं, फंगल कौन से हैं, प्रोटोजोआ कौन से हैं, ये दोनों टॉपिक पढ़िए बस। इसके बाद आप लोगों को बताएंगे, फिर बायोलॉजी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। करंट अफेयर्स में क्या करना है? करंट अफेयर्स में जो भी आप देखिए, जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं, अब मत भटकिए।
अब उसके अलावा ज़्यादा मत सोचिए। बाकी आप लोगों की तकलीफ़ दूर करने के लिए बैठे हुए हैं हम यहाँ पर चैनल पे। करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे जून, जुलाई और अगस्त का करंट अफेयर, अगस्त का अब मिल जाएगा 1-2 दिनों में आप लोगों को। कल ही कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पूरा मिल जाएगा, 10 दिन का जो बचा है। तो जितना, और मई का वहाँ पे लगभग 20 क्वेश्चन हुआ है पार्ट 1, आने वाले दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त और इंडेक्स और रिपोर्ट का जो एक कंपाइलेशन है अक्टूबर 2023 से जून 2024 का, उसको देख जाइए। देख जाना है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वो सोर्स अब लिमिट कर दीजिए, उसी को पढ़िए। नए मैगज़ीन और नई चीज़ों पे मत भागिए। एग्ज़ाम के 4 दिन पहले तक आकर्षित करेंगे ये मैगज़ीन आपको, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने आप को रोकना पड़ेगा। जिसको भी पढ़ रहे हैं उसको सम्मान दीजिए। सम्मान देने का मतलब है कि उस पर भरोसा करके उसका रिवीजन करिए। सारे मैगज़ीन, सारे मटेरियल 19-20 होते हैं। बस ये है कि आप कितना समय दे पा रहे हैं। 5 मैगज़ीन में 5 एक बार समय देंगे तो फोकस बदल जाएगा। एक ही मैगज़ीन, एक ही जो सोर्स है आपका करंट का, उसको जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप 6 से 7 बार पढ़िए, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। प्लस जो भी एमसीक्यू आप लोगों को दिया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकता है किसी भी महीने का, वो कराया जा रहा है, वो आपको देखना ही है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। जो पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, और वीडियोस आपको देखना ही देखना है। वो देखना है तो मतलब देखना है, ठीक है। तो इतना करिए, 3 सितंबर तक इतना कंप्लीट करिए। फिर हम लोग बीच में कल यूरोप के मैप के साथ मिलते हैं, और आने वाले दिनों में और भी जो इन सब से, ये जो हमारा 3 सितंबर तक का टारगेट है, तो एक साइंस का वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर ले आ देंगे। साइंस हो जाएगा, मैप हो जाएगा, और पॉलिटी पे भी एक वीडियो ले आ देते हैं। तो कम से कम इतने 3 वीडियोस आप लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से अगले 4 दिनों में मिल जाएगा आप लोगों को। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ है तो ज़रूर लिखिएगा। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कई लोगों के कमेंट्स पे अभी रिप्लाई नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसको भी देख के, टाइम दे के कंप्लीट किया जाएगा, रिप्लाई दिया जाएगा। तो बस अपनी पढ़ाई जारी रखिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना समय मिले उतना पढ़िए। हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए। अब इस समय अगले 2 महीने हेल्थ, मेंटल तरीका हो चाहे फिज़िकल हो, आपको बेहतर रखना है, स्वस्थ रहना है, तभी आपकी पढ़ाई भी बेहतर होगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।